इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऊपर लॉस आ गया, तो उस लॉस को टैक्स वाले क्या करवाएंगे, और अगर इस साल वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो उसको उस लॉस को क्या करवाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करवाएंगे। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। ठीक है जी, 6 साल के लिए उसको क्या करवा देंगे, कैरी फॉरवर्ड करवा देंगे। ओके, इसी तरह से आपके पास कुछ होते हैं टैक्स क्रेडिट्स, पढ़े होंगे आप लोगों ने टैक्स क्रेडिट्स, और उसमें एक सेक्शन 64F के नाम से एक टैक्स क्रेडिट है कि जनाब अगर आपका टैक्स क्रेडिट फुली सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो आप इसको अगले 2 साल तक क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टैक्स क्रेडिट को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो कुछ टैक्स क्रेडिट्स हैं जिनको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कुछ लॉसेज हैं जिनको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और कुछ टेम्परेरी डिफरेंस हैं जिनको आप फ्यूचर में जाके लायबिलिटी या एसेट का हिस्सा बना सकते हैं। अब लेट्स सपोज एक कंपनी है, इसको मिटा दूं, एक कंपनी है जिसको उसके फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर बिजनेस लॉस हुआ तकरीबन 1 लाख रुपए का। ठीक है, एज पर टैक्स। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताएं, डेफर्ड टैक्स जो है ये टैक्स वालों की टर्म है या अकाउंटिंग वालों की टर्म है? हाँ जी, अकाउंटिंग वालों की। हाँ जी, तो डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग को क्यों इस तरह, मतलब अकाउंटिंग वाले जो हैं वो डेफर्ड टैक्स को क्यों देखते हैं? वो तो सिर्फ करंट टैक्स का उनका काम है। जी, हकीकत में डेफर्ड टैक्स जो है, डेफर्ड टैक्स जो है वो टोटली आपके पास एक अकाउंटिंग की टर्म है, और डेफर्ड टैक्स ये बताता है कि जनाब जो टेम्परेरी डिफरेंसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका करंट टैक्स जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि टैक्सेबल प्रॉफिट और आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट चेंज हो सकता है। ठीक है, अब अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग मिसमैच आ जाएगा, कि अकाउंटिंग वाले कुछ और कह रहे होंगे, टैक्स वाले कुछ और कह रहे होंगे। इस मिसमैच को खत्म करने के लिए हम डेफर्ड टैक्स लेके आते हैं। ठीक है, मतलब डेफर्ड टैक्स को लेके आना या डेफर्ड टैक्स को निकालना ये टोटली डिपेंड करता है हमारे अकाउंटेंट्स के ऊपर, इसका टैक्स अथॉरिटीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ, लेट्स सपोज किसी फाइनेंशियल ईयर में 2020 में बिजनेस लॉस हुआ 1 लाख रुपए का, और टैक्स वाले क्या कहते हैं कि आप इस लॉस को क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले 6 सालों के लिए। ऐसा ही है। अब ये इस्तेमाल कब होगा? जब हमें आने वाले सालों में प्रॉफिट होगा बिजनेस में से। ठीक है, टैक्सेबल प्रॉफिट मिलेगा, उसमें से एडजस्ट होगा ये। लेट्स सपोज फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोई कंडीशन अच्छी नहीं थी, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, साफ नजर आ रहा था कि फिर से लॉस आ जाएगा। तो जब लॉस आ जाएगा दोबारा फिर से, तो क्या इस 1 लाख रुपए को इस्तेमाल कर सकूंगा मैं 2021 में? देखिए, ये बिजनेस लॉस है ना मेरे पास, इसको मैं एडजस्ट करवा सकता हूं अगले सालों में, प्रॉफिट के अगेंस्ट होगा। ऐसे ही है, 2021 में मुझे लग रहा है कि लॉस आ जाएगा, तो क्या इसको मैं एडजस्ट करवा सकता हूं अगले साल में? देखिए, हम जो अकाउंटेंट्स हैं ना, हम एक टर्म लेके आते हैं गोइंग कंसर्न के नाम से। ठीक है, और हम एक बनाते हैं हमेशा, हर साल हम अपना एक बजट बनाते हैं, बिजनेस फिजिबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं, बजटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, कि आने वाले साल में हम क्या करने जा रहे हैं। तो हमें आने वाले साल का पहले ही थोड़ा सा अंदाजा हो चुका होता है कि आने वाले साल में हमें लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। ओके, तो जब हमें पता चलेगा कि आने वाले साल में लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, अब मुझे पता चल रहा है 2020 में बिजनेस लॉस आ गया, मैं बड़ा खुश हुआ, चलो कोई नहीं, टैक्स वालों की नज़र में लॉस है तो अगले साल मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगा, मैं बहुत हैप्पी। लेकिन मैंने जब बजटिंग की, मुझे पता चला कि अगले साल भी मुझे क्या होगा, लॉस होगा। मैं चुप करके बैठ गया कि भाई इस 1 लाख रुपए को अगले साल तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे ही है ना? तो मैं 2021 में जब मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो क्या मैं इसको डेफर्ड टैक्स का पार्ट बनाऊंगा? क्या इसको मैं कहूंगा ये मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट है, आने वाले सालों में टैक्स प्रॉफिट में से माइनस होगा? मैं कहूंगा भाई प्रॉफिट ही नहीं आ रहा तो माइनस कहां से होगा?
ठीक है, तो मैं इसको अपने डेफर टैक्स का पार्ट नहीं बनाऊंगा। किस साल के लिए? 2021 के लिए, क्योंकि 2021 में इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। समझ रहे बात को? फिर जब आया मेरा फाइनेंशियल ईयर 2022, अब मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ये मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अब मैं कहता हूं कि यार वो जो 2020 का लॉस था उसको तो मैं 6 साल तक 2026 तक उसको मैं एडजस्ट करवा सकता था, तो 2020 में मुझे प्रॉफिट आएगा। तो क्या करता हूं, इस साल 2022 के लिए क्या करूंगा, इसको मैं डेफर टैक्स का हिस्सा बना लूंगा कि ये मेरा डेफर टैक्स एसेट बनेगा, जो कि टैक्सेबल प्रॉफिट में से जो मेरा टैक्स निकलेगा उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको मैं क्या करवा सकता हूं, अपने प्रॉफिट में से एडजस्ट करवा सकता हूं। सारे का सारा करवाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता तो फिर इसको अगले 6 साल दिन के 2026 तक इसको मैं एडजस्ट करवा सकता हूँ। अच्छा, अब मैं 2022 में क्या कर लूंगा, इसको डेफर टैक्स का हिस्सा बना लूंगा कि ये डेफर टैक्स मेरे पास क्या आ गया, एसेट आ गया। इस पॉइंट से मुझे एक बात समझ में आई कि एंटिटीज क्या करती हैं, हर साल अपने डेफर टैक्स को रीअसेस करती हैं कि मुझे इसको रिकॉर्ड करना चाहिए या मुझे इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी एंटिटी की कंडीशन के ऊपर, फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना ये पड़ेगा कि जनाब डेफर टैक्स का मैंने हिस्सा कब बनाना है और कैसे बनाना है, कौन से साल में बनाना है और कौन से साल में नहीं बनाना। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं रीअसेसमेंट ऑफ डेफर टैक्स। क्लियर? इसकी जरा एग्जांपल देख लीजिए, दैट इज पेज नंबर 362, एग्जांपल नंबर 10। फातिमा लिमिटेड के नाम से जनाब एक एग्जांपल है, थ्योरेटिकल से एग्जांपल है, प्लीज देखिएगा। कहते हैं जी, फातिमा लिमिटेड डिस्क्लोज्ड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 दैट इट हैज अवेलेबल टैक्स लॉसेस ऑफ 60 मिलियन। 31 दिसंबर 2018 को पता चला, फातिमा लिमिटेड ने बताया कि जी हमारा टैक्स लॉस कितना आ रहा है, 60 मिलियन का। द कंपनी लॉसेज आर अवेलेबल ओनली 5 ईयर्स। कितने साल के लिए अवेलेबल है वो? 5 साल के लिए। The company expects that it is unlikely to utilize all the losses and therefore does not recognize a deferred tax asset. कंपनी को लगता है जी अगले साल में मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, तो अनयूटिलाइज्ड रह जाएगा, तो उसने डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, ये जो 60 मिलियन है उसको उसने रिकॉर्ड नहीं किया, उसने डेफर्ड टैक्स एसेट का हिस्सा नहीं बनाया। द रेट इज 35% फॉर द ईयर एंड विल रिमेन सेम फॉर फ्यूचर पीरियड्स। अच्छा, इसमें ना एक और भी बड़ी मजे की चीज़ है कि फ्यूचर में ना रेट चेंज भी हो जाते हैं। ओके, जो चेंज होने वाली चीज़ है वो भी इंशाल्लाह हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उसने कहा जनाब रेट जो है वो 35% ही है और फ्यूचर में भी यही रेट रहेगा। अच्छा, अब आगे 2018 के लिए तो उसने क्या दिया कि जनाब ये यूटिलाइज नहीं होने वाला क्योंकि लॉस आ गया, तो यूटिलाइज तो नहीं होने वाला, तो डेफर्ड टैक्स एसेट उसने नहीं माना इस 60 मिलियन को। अब जनाब आगे 2019 में क्या हुआ, इन 2019 द कंपनी रीस्ट्रक्चर्स इट्स बिजनेस एंड एक्सपेक्ट्स दैट दिस रीस्ट्रक्चरिंग विल रिजल्ट इन फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट अप टू 50 मिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। और उनको पता चल गया कि जनाब ये 50 मिलियन जो है वो अगले 5 सालों में मुझे मिल जाएगा। बड़े खुश हो गए कि अब टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा, और इसके साथ सबसे बड़ी खुशी ये है कि टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा और ये जो मेरा लॉस था 60 मिलियन का ये एडजस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब 5 सालों में उसको कितना मिलेगा, 50 मिलियन। तो अगर हम एवरेज निकालें तो हर साल उसको कितना मिल रहा है, 10 मिलियन मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसको एक ही दफा 60 को मतलब करवा सकते हैं माइनस। अगर आप 60 को माइनस करवाते जाएं तो आपके पास अमाउंट इतनी ही आएगी। मिसाल के तौर पर आप 10 में से 60 को माइनस करवाएं, रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 50 मिलियन। ये लॉस आ जाएगा, यही लॉस। अगली दफा जब आपको 10 मिलियन मिलेगा तो रिमेनिंग आपके पास कितना रह जाएगा, 40 मिलियन। ठीक है, तो इस तरह से ये होता रहेगा एडजस्ट। अच्छा जी, इसके बाद कहते हैं जनाब द कंपनी देयरफॉर शैल रिकॉग्नाइज एट 31 दिसंबर 2019 अ डेफर्ड टैक्स एसेट फॉर द अवेलेबल लॉसेस टू द एक्सटेंट फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट विल बी अवेलेबल। कि जनाब जितना फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट हमें मिलेगा, अब 50 मिलियन का 35% लेंगे तो कितनी अमाउंट आएगी, 17.5। ये मेरा टैक्स होगा किस पे, ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट। हाँ जी, जो मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर टैक्स मैं लगाता हूं, 17.5 मिलियन।
अब कहते हैं कि जनाब डेफर्ड टैक्स, क्योंकि मेरे पास एसेट कितना आ रहा है 60 मिलियन का, अब हर साल आपने उसको उतना रिकॉर्ड करना है जितना आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही होगी या आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही होगी, यानी कि जितना बेनिफिट आप डेफर्ड टैक्स से हासिल कर सकते हैं। तो इतना टैक्स था मेरा 17.5 मिलियन का, उस 60 मिलियन में से मैं कितना यूटिलाइज कर लूंगा 17.5, ठीक है। तो मैं डेफर्ड टैक्स एसेट की रिकॉर्डिंग कितनी करूंगा 17.5 मिलियन की रिकॉर्डिंग करूंगा। ओके तो डेफर्ड टैक्स एसेट की रिकॉर्डिंग जब हमने करनी है तो हम कितना रिकॉर्डिंग करेंगे, जितना उसका बेनिफिट हम एक साल में ले सकते हैं। हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं इस एग्जांपल के हिसाब से 17.5, ठीक है। अगर यही अमाउंट 50 से बढ़ के 100 पहुंच जाती, लेट्स सपोज 100 मिलियन का मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट आता, तो इसका 35% लेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा ना, ठीक है। तो ये मेरे पास बनना था टैक्स लायबिलिटी, तो मैं 60 में से कितना इस्तेमाल कर सकता था 35, तो मैं डेफर्ड टैक्स एसेट को कितना मैं यूटिलाइज कर सकता था 35, तो इस साल के लिए मैं कितना करूंगा 35 मिलियन एसेट का हिसाब बना लूंगा। मतलब जितना बेनिफिट मुझे, देखिए लायबिलिटी को तो वो एक ही दफा इनकर कर लेता है सारी की सारी लायबिलिटी को, लेकिन एसेट के लिए वो पॉइंट बताता है कि भाई साहब जितना आप यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि डेफर्ड टैक्स एसेट एक टाइम आएगा वो खत्म हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो वो कहता है जी जितना आप अपने डेफर्ड टैक्स को एक साल में यूटिलाइज कर सकते हैं, सिर्फ उतना ही आप क्या करेंगे उसको रिकॉग्नाइज भी करेंगे। सर ये जो 15 मिलियन का प्रॉफिट है ये 5 साल के लिए या 1 साल का है? ये 5 साल पे आएगा ना। तो सर मतलब अच्छा सुनो, यहाँ पे लिखा जी 50 मिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स अप टू 50 मिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये अगले 5 सालों के लिए, ठीक है। अब अगले 5 सालों में अगर मुझे ये 17.5 मिलियन जो है मुझे अगर टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं अपना डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स का मतलब क्या होता है कि जो फ्यूचर में टैक्स माइनस होना है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट में कितना कंसीडर करूंगा 17.5 के, जनाब मुझे जो फ्यूचर में टैक्स पे करना है 17.5, ठीक है, इस साल या अगले आने वाले 5 सालों में 17.5, तो इसके अगेंस्ट मैं एसेट को भी इतना ही रिकॉग्नाइज करूँ, और जो 16 में से जो रिमेनिंग है वो खत्म, वो 5 साल के बाद वैसे खत्म हो जाएगा। गॉट इट, समझ आ गई बात की। अच्छा अब इसके बाद कल की क्लास, ओके चलें जी।